ये कैसी बातें कर रही हैं जुलेखा साहिबा। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। भला अच्छा लगेगा जवान जहां लड़का अपनी बहन के ससुराल जाकर रहता हुआ। मैं तो कतई इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आप अनाया को ले जाना चाहती हैं, शौक से ले जाएं, आपकी इमानत है। बाकी अफनान वहां नहीं रह सकता। जुलेखा बेगम की बात पर समीना हुप्पो तो जैसे हत्ते से ही उखड़ गई थी। यूं कानों को हाथ लगाकर कतियत से बोली गोया किसी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो गई हों। देखे बहन, मेरा आपका जज्बात को मजबूर करने का कतई मकसद नहीं था। मैं तो बच्चों की हालत के पेश नजर बात कर रही थी। ऐसे हालात में दोनों बहन भाई को एक दूसरे से अलग करना मुनासिब नहीं होगा। फिर इस वक्त इन्हें जगह आबो हवा तब्दीली करने की भी सख्त जरूरत है, जल्द इस सानिए से निकलने के लिए। जुलेखा बेगम को गो इनका तंदो तेज लहजा किसी कदर दो टोक अंदाज बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन रिश्तेदारी थी सो नरमी से तहमुल मिजाजी से काम ले गई। ताबिश की तवज्जो का एजाज था कि 2 दिन से इनाया की हालत में काफी बेहतरी आई थी। गुमसुम तो वो अब भी थी, लेकिन खुद खामोशी का वो वाला आलिम नहीं था। एक दो बात भी कर रही थी। मजीद बेहतरी के लिए इनका इरादा इस जगह दोनों को दूर ले जाने का था। इसी सिलसिले में वो सबीना बेगम से बात करने आई थी, लेकिन इनके शदीद रद्द-अमल ने इनका दिल बुरा कर दिया था। वो कोई अनोखी नहीं है जो ससुराल जा रही है। हर लड़की ससुराल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे खानदान को पल्लू बांध कर ले जाए। बेशक गम बड़ा है, लेकिन अब इस शौक को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी नई फैमिली पर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी सबके लिए भरा पड़ा खानदान है। वो बाकी सब पर खसूसी दबाव डालकर दरवाजे में इस्तादा ताबिश का मीटर ही घुमा गई थी। माजरत आंटी, खुदा ना खास्ता मम्मा ने कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर दी है जो आप इस कदर शदीद रद्द अमल का इजहार कर रही हैं। कब से इस शातिर आंटी की घनघरत इत्मीनान से सुन रहे ताबिश ने बात शुरू से पकड़ी थी। इन चंद दिनों में इन माँ बेटी की फितरत से वो खूब वाकिफ हो गया था। सामने ही शहद की तरह मीठे हमदर्द थे, और पीछे जहरीली नागन, जिनकी चमकती निगाहें इन दोनों बहन भाई के गम से निढाल वजूद के अलावा हर चीज पर थी। और आज बाकी सबके इस्तेलाह ने जैसे मकसद ही वाजे कर दिया था। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी बात है। पूरा खानदान थू थू करेगा अगर मैंने अपनी मौजूदगी में अफनान को वहां रहने दिया तो। हाँ। ताबिश की मुदाखलत और दो दो अंदाज पर दिल ही दिल में बल खाती वो चुपते लहजे में जिताती हुई बोली, तो आंटी, आपसे किसने कहा है कि आपने मौजूदगी में अफनान को हमारे हमने रुखसत करके खानदान वालों की नजरों में आए। जुलेखा बेगम के इशारे का नाव के बावजूद ताबिश जरा के मैदान में उतरने से बाज नहीं आया था। क्या मतलब? मतलब ये आंटी जी, थू-थू तो असल खानदान में तब होनी चाहिए थी जब आंटी की नागहानी मौत के बाद अंकल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, और 12-13 साल अफनान को घर मुलाजमों सपुर्द करके एक जवान जहान घर से बाहर की दुनिया की तलखियों से अक्सर अनजान लड़की हॉस्पिटल, ऑफिस, घर तमाम जिम्मेदारियों को तनहा उठा रही थी। अगर तब खानदान वालों की गैरत ने जोश नहीं मारा, तो मेरा नहीं ख्याल अभी भी सर खून में कोई गर्माइश महसूस की जाएगी। कोशिश के बावजूद ताबिश अपना लहजा तल्ख़ व तंज़िया बनाकर हकीकत का आईना इनके मुकाबले रखने से खुद को नहीं रोक पाया था। अफ़नान नहीं जाएगा आप लोगों के साथ। ये मेरा आखिरी फैसला है। ताबिश के दिखाए हकीकत के आईने में अपनी बदसूरत शक्ल देखकर इन्होंने तिलमिलाकर अपने आखिरी फैसला यूं सुनाया जैसे ताबिश तो हुक्म पर सर झुकाने के लिए ही जरा कर रहा है। अफ़नान न सिर्फ हमारे साथ जा रहा है, बल्कि वो हमारे साथ रहेगा। ये भी आज की तारीख की अटल हकीकत है। वो अपने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर डालकर समीना बेगम को आग लगा गया था। तुम 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 मेरी बात काट रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? इन बच्चों के बाप की सगी दायाजाद, इनके मुताल्लिक अच्छा-बुरा सोचने का फैसला लेने का मुझे पूरा हक है। तुम होते कौन हो मेरे फैसले से इन्हिराफ करने वाले? शदीद गुस्से से बेहाल समीना बेगम आप जनाब का तकल्लुफ़ ही फरामोश कर गई थी। मैं कौन हूँ? मेरी इस घर में क्या हैसियत है? ये तो मेरा लहजा बोल रहा है। वो तमस्कर से कंधा अचकाता जता गया। बाकी माजरत के साथ आंटी, ये धोस आप उस वक्त डालती तो किसी की मजाल नहीं थी कि आपके फैसले से इन्हराफ कर जाता, क्योंकि उस वक्त हमारी फैमिली का इस घर से महज दोस्ताना ताल्लुकात थे, जिनकी अहमियत तो बेशक नाम निहाद सगे रिश्तों से कहीं ज्यादा है, लेकिन अफसोस के साथ इस रिश्ते को सर्टिफाइड और वैलिड नहीं माना जाता। लेकिन अब अल्लाह के करम से हमारा इस घर और इसके मकीनों से इंतहाई करीबी और नहायत मजबूत ताल्लुक है, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सो आई एम सॉरी। वो बड़ी होशियारी से लफ्जों को तोल-तोल कर इस्तेमाल करता समीना बेगम को चारों खाने चत कर गया। वो अपने से 3 गुना कम उम्र लड़के के आगे एक लफ्ज अदा करने से कासिर रह गई थी। मम्मा, आप और आरज़ू अफ़नान को रेडी करें, मैं बीवी को देखता हूँ। शाम तक यहाँ से निकल जाएंगे। घर कुछ मुलाजिम रहेंगे घर की देखभाल के लिए, बस।
वो पलटकर फैसला कुन अंदाज में जुलेखा बेगम को हिदायत पसे पर्दा दोनों माँ बेटी को मुफ्त के लग्जरियस होटल से चेकआउट करने का अंदिया देता अनाया के कमरे की तरफ बढ़ा। आप बेकार की कोशिशें कर रही हैं आपा। इतनी इंतहाई खुददार और आना परस्त हैं वो। कतई शिफ्टिंग के लिए रजामंद नहीं होगी। अपनी माँ के सामने अपना सा मुंह लेकर दुबक जाने पर उजाला ने बल खाकर जहर खंदा जताया। आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस डिजीज तो लाहक नहीं है ना? अगर है तो नो प्रॉब्लम। लेट मी हेल्प यू टू रिमाइंड। बेटी भी माँ का परतू थी। बिना डोज अकल ठिकाने कहाँ आने वाली थी? यही सोच ताबिश उल्टे कदमों तनफुर से नाया के रूम के बंद दरवाजे को घूर रही उजाला बीवी के करीब आया। आपके इत्तला के लिए दोबारा से अर्ज है साली साहिबा। आपके खुददार जमा अना परस्तापा खैर से अब शादीशुदा हैं और मैं इनके शौहरे नामदार के ओहदे पर फाइज हूँ। और यहाँ बात इन्हें किसी ऐरे गैरे के घर जाने की नहीं बल्कि इनके अपने जाती घर यानी ससुराल शिफ्ट कराने की हो रही है, जहाँ वो बकायदे होशो हवास में रुखसत होकर गई थी। और लड़की होने के नाते इतना तो आप जानते ही होंगी कि एक लड़की का असल घर कौन सा होता है। सीने पर बाजू बांधकर जिताते अंदाज में आखिर में इस्तेज़ाई अंदाज में आईब्रो उठाकर वो मुकाबिल खड़ी फजूल में तड़ी मार रही लड़की को पानी पानी कर गया था। मम्मा, आरजू, आप लोग अफनान की पैकिंग करें बस। बीवी को रेडी करके अफनान से मैं खुद बात करूंगा। बाकी किसी की फिक्र करने की कम से कम हमें जरूरत नहीं है। नहायत इत्मीनान से दोनों माँ बेटी को सुलगता छोड़ वो अनाया के कमरे में गायब हुआ था। वो इस वक्त लॉन में बाउंड्री के साथ लगाकर बनाए गए चबूतरे पर शुकन आलूद ट्राउजर और शर्ट में मलबूस पेशानी पर बिखरे बालों के संग उदास मुजमिल चेहरा झुकाए बैठा शिद्दत से अपने पापा को मिस कर रहा था। जब वो दबे कदमों आकर इससे 1.5-2 हाथ के फासले पर बराबर में विराजमान हुई, अफनान ने जरा गर्दन मोड़कर इसे देखा तो वापस सिर झुका गया। एफल टावर, शराफत से जो लावे अंदर भरे हैं ना, इसकी बमबारी कर दो। तुम्हारा शरीफ सा साधु वाला रूप मुझे जहर से ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे हालत जंग में रहना पसंद है। अमन के झंडे मुझे नहीं भाते। वो चिढ़कर इसका बाजू जकड़कर झंझोड़ती भुनना कर बोली। आरजू के जब्त का पैमाना पूरी तरह लबरेज हो चुका था। इतने दिनों से वो मुस्तकिल मिजाजी से इस मिट्टी के मादू के पीछे ख्वार हो रही थी, लेकिन मजाल है जो चंद एक लफ्ज से ज्यादा कुछ मुंह से फूटा हो। आरजू बीवी में तो यूं भी सब्र तहमुल का मादा नहायत कलील मिकदार में बराए नाम ही मौजूद था। फिर फट पड़ना तो मुतवक्के था। आरजू, प्लीज जाओ यार यहाँ से। मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे तन्हाई चाहिए। अफनान इसके झंझलाहट में पिन्हा फिक्र को नजरअंदाज करता इल्तिजाया बोला। देखो भाभी के भाई, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इसे बेइज्जती के जुमरे में लेकर तुम्हारे खिलाफ महालड़ाई शुरू कर सकती हूँ। आप तमीज से बात करो मुझसे। वो भी अपने नाम की ही एक थी। अगर ठान लिया था कि अपने दुश्मन को मैदान में दो दो हाथ करने लाएगी तो बस ये पत्थर पर लकीर थी। आरजू, अफनान ने थके अंदाज में अपने गर्दन मोड़कर इसे देखा। दोस्त जैसे पापा की दायमी जुदाई के बहार से गम ने जिंदगी से भरपूर लड़के को बिल्कुल मुरझा दिया था। आरजू को हकीकी मायनों में इस पर तरस आया था। चलो, खफा ना हो, ऐसा करते हैं कुछ दिनों के लिए दोस्ती कर लेते हैं। आरजू ने कुछ सोचकर अपना छोटा सा हाथ इसके सामने किया। दोस्ती? कुछ दिनों के लिए? अफनान ने चुंबे से दोनों लफ्जों को दोहराकर इसकी फैली गुलाबी हथेली को देखा, क्योंकि यही दो अनोखे लफ्ज बाइसे ताज्जुब भी थे और काबिल एतराज भी। हाँ, कुछ दिनों की दोस्ती, क्योंकि ज्यादा दिन तुम्हारे साथ दोस्ताना का ताल्लुकात इस्तवार किए रखना मेरे बस का रोग नहीं है। वो नाक चढ़ाते एहसान करने के अंदाज में बोली। आपके अफनान पूरा का पूरा इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। और इसके बाद? अफनान जानता था बिना बात करे वो टलेगी नहीं। तभी तुहन मुस्कुराहन मुतवज्जे हुआ। इसके बाद क्या? जाहिर है तुम मेरे सर्टिफाइड पैदाइशी दुश्मन हो। तुमसे मुस्तकिल दोस्ती रकाबत के असूलों के खिलाफ है। बस कुछ दिन के लिए दोस्ती कर लूंगी। वो दोनों हाथ झाड़ती अकड़ी अकड़ी सी बोली। ये कुछ दिनों के लिए क्यों करोगी? मूड चेंज करने का एक मूड में रहकर मैं तंग आ गई हूँ और तुम पर थोड़ा रहम भी आ गया है। सो जब तक फ्रेंड्स। हल्के फुल्के अंदाज में अपना मन तक गोश ये गुजार कर वो वापस अपना छोटा सा हाथ इसके आगे कर गई। तुम अंदर जाओ, मैं ठीक हूँ अब। वो इसकी फजूल मंतक पर समझने के अंदाज में सर हिलाता वापस सिर झुकाकर पैर के अंगूठे से घास मसलने लगा। तो मैंने कब कहा कि तुम खुदा ना खास्ता बीमार हो? वो चमक कर बोली। मालूम है तुम एक नंबर के रोंदू, फट्टू और जहर से भी कुछ ज्यादा ही बुरी शय हो। लड़कियों से बात करने की तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है और मैं पछता रही हूँ तुम्हें पैदाइशी दुश्मन का टाइटल देकर। वो अपने ऑफर के इग्नोर किए जाने पर चटक कर उलट पड़ी।
वो आरज़ू सी राहत थी, ज़्यादा भाव तो वो खुद को देने की कायल नहीं थी। और खिलाफे मिजाज अगर इस एफएल टावर को हमदर्दी या भाई का साला होने के नाते दे रही थी, तो मोहतरम अपने दाम ही बढ़ाए जा रहे थे। रियली? अफनान ने बेतहाशा ताज्जुब से अपने ऊपर इल्जामों की बौछार करती इस छोटी हाइट वाली फितना को देखा। और हाँ, आरज़ू और सी राहत के पास लोग चलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने आते हैं और मैं इन्हें भाव नहीं देती। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें खुद ऑफर की, तो बदकिस्मती से तुमने बरवक्त मौके का फायदा नहीं उठाया। अब मेरी जूती भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगी। मेरी बला से तुम यहाँ सड़ते रहो। और ये लो, तुम्हारे लिए लाई थी। चौंका ये लाई तुम्हारे नाम से थी, तो वापस नहीं ले जा सकती। नागमोहन चढ़ाकर इसने जीन्स की जेब से दो चॉकलेट निकालकर अफनान की हथेली पर रखी और तनफन करती वापसी के लिए मुड़ी, जब अकब से नरम आवाज गूंजी, शुक्रिया जीजू की बहन। अफनान को लगा कि अगर अब भी इसने दुश्मन नुमा दोस्त का शुक्रिया अदा नहीं किया तो ज्यादती होगी, जो हमा वक्त इसके संग संग इसकी तन्हाई बांटने की कोशिश कर रही थी। एक चॉकलेट के लिए मैं शुक्रिया नहीं लेती। वो अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में शादा बज़ाहिर नरूठेपन से बोली। चॉकलेट के लिए कह भी नहीं रहा। अफनान उठकर इसके बराबर चला आया। आरजू ने पलटकर फिर के अंदाज में भवें अचकाई। हमें इतना इमोशनल सपोर्ट करने के लिए, मेरा और आपा का इतना ख्याल रखने के लिए, इन शॉर्ट फॉर एवरी सिंगल थिंग। वो सर झुकाए ममनूनियत से बोला। वो जानता था कि इससे ज्यादा इसकी आपा की हालत न गुफ्ता है और जुलेखा बेगम ताबिश मुसलसल इसके साथ लगे हैं। खुद ये लड़की हर वक्त इसके सर पर सवार जोर जबरदस्ती से उदासियों की वीरान गलियों से निकालने की कोशिशों में थी। ज्यादा शोखे होने की नहीं हो रही। भाभी सिर्फ तुम्हारी आपा ही नहीं है, मेरी भाभी और हमारी फैमिली मेंबर भी हैं। वो तेवरी पर बल डाले झिड़क कर बोली। अफनान ने बहस में पड़े बगैर इस बात में सर हिलाया। जब अंदर से शोर की आवाज बुलंद होने पर दोनों तेज कदमों से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े और अंदर का मंजर देख अफनान लब भीज गया, जबकि आरजू की पेशानी पर नागवारी के बल नबूदार हुए। इन दो माँ बेटी की ड्रामेबाजियां बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी, जो बाज ही नहीं आ रही थी घटियापन से। होते हैं ना कुछ नाम नेहाद अपने, जिनके होने पर इंसान बस अफसोस ही कर सकता है। जफाएं करके न अपने कंधों पर बार करना, मोहब्बतों को इबादतों में शुमार करना। कदम तुम्हारे समंदरों को समेट लेंगे, कभी मोहब्बत के एक दरिया को पार करना। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसी दरीचे वाक़ये बज़ाहिर नजरें हरे भरे सर्द शब्दों शादाब लॉन के खूबसूरत मंजर पर टकाए, मगर जहन को खुशनुमा यादों की अजियतनाक गलियों में उलझाए पाया। एक बात तो बताएं बीवी, इस कदर मुस्तकिल मिजाजी से गौर व फिक्र करके आप आखिर किस मॉन्यूमेंट को लॉन में शिफ्ट करने का मंसूबा बना रही हैं? तवे कदमों इसकी पश्त पर खड़ा होकर वो हस्बे आदत इसकी यादों के भावों में जबरदस्त किस्म का खलल पैदा कर चुका था। वैसे क्या कहती हैं, ताजमहल को व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस को ताजमहल की जगह शिफ्ट ना कर दें? लेकिन एक मसला है, कहीं शाहजहां की मुमताज बेगम ना माइंड कर जाएं। औरतों का तो यूं भी मालूम नहीं होता वो किस। अभी ताबिश की फिजूल कोई जा रही थी कि वो एक खामोश मगर बरहम नजर इस पर डालकर वहां से हटने लगी। अरे, खफा ना हो यार। ताबिश ने सूरत से इसकी कलाई थामी और मुजाहमत के बावजूद सख्त गिरफ्त करते हुए शरीर अंदाज में गोया हुआ। ना मैं शाहजहां हूँ, ना आप मुमताज हैं, और इत्तेफाक से हमारे दरमियान इश्क मोहब्बत का हसीन हादसा भी हायल नहीं हुआ, और खुशकिस्मती से कोई बीच में अमेरिका भी नहीं बना। सो मैं आपके लिए ताजमहल तो नहीं, लेकिन आपकी खुशी के लिए वुड हाउस बना सकता हूँ। क्या कहती हैं? एक जज़ब की सी आला में नहायत फजूल बकवास करते हुए उसे शरीर नजरों से अनाया की राय चाहिए, जैसे वो भी अभी इस बात में हिलाएगी और ये 21वीं सदी का शाहजहां लकड़ी काटने निकल पड़ेगा। आप। अनाया ने निगाहों से इसकी हरकत और इर्शादात को नापसंदीदगी का सनद पेश किया था, जिसका मतलब था कि वो शराफत से इसकी कलाई आजाद कर दे। लेकिन इधर आंखों की संजीदा जमा रंजीदा तहरीर पढ़ने में दिलचस्पी कौन ले रहा था? खैर, फूड हाउस पर फुर्सत से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप तैयारी करें, आज शाम हम लोग राहत हाउस शिफ्ट कर रहे हैं। आपको तो ज्यादा तैयारी होगी नहीं, क्योंकि ताबिश बेफजूल का मौजू बात के लिए समेटना संजीदा हुआ। अभी मजीद कुछ बोलता कि वो टोक गई। मैं कहीं नहीं जा रही। कतियत भरे लहजे में अपना इरादा अश्कार करती हुई जारिहाना अंदाज में अपनी कलाई आजाद करके खौंखा और ड्रेसिंग के पास खड़ी हो गई। इस घर के चप्पा चप्पा में इसके बाबा की यादें थी। यहाँ की फिजा में इनकी मुशफिक खुशबू थी। इन दरो दीवार में इनकी जिंदगी से भरपूर कहकहों की गूंज थी। यहाँ की हवाओं में इनका मेहरबान लम्स था। वो ये सब कैसे छोड़कर चली जाती? कतई नहीं। शादी जिनके लिए हुई थी, जब वो ही नहीं रहे तो अब क्यों कर अपने बाबा से दूर जाए?
ख्वाह बाबा दूर चले गए हों ना लौटने के लिए। मैं कहीं की नहीं, घर की बात कर रहा हूँ। बाबा की तबीयत भी खराब है, वो भी अपने बचपन के जिगरी यार से बिछड़ कर टूट गए हैं। इन्हें हम सबकी अशद जरूरत है इस वक्त, खासकर आप दोनों की। वो हर वक्त आप दोनों को याद करते रहते हैं। ताबिश इसके फैसला कुन अंदाज पर लब भींचता रसानियत से उड़ते हाल वाजे करता हुआ इसके करीब आया। मैं इनसे मिल आऊंगी। आंखों में उमड़ आई नमी को अंदर धकेलकर गुलाबी लबों को बेदर्दी से लब कुचलती हुई मजबूत मगर खोखले अंदाज में बात टाल गई। हम आज शाम यहाँ से जा रहे हैं, डेट्स फाइनल, नो मोर आर्गुमेंट। आपकी हेल्प के लिए मैं आरजू के हमरा मुलाजमा को भेज रहा हूँ, जो पैकिंग करनी है जल्दी करें। ताबिश नरमी से इसका बाजू जकड़ता है, इसके मुसलसल अजनबी बेगाना अंदाज में एक ही रट पर जिच होता, झील सी गहरी गीली गमजदा आंखों में आगे गाड़े फैसला कुन अंदाज में बोला। मैं अपने बाबा का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं अब बेहतर हूँ, अंकल को आंटी की जरूरत होगी, आप इन्हें ले जाएं। वो बेकाबू होती हज़ियानी अंदाज में चीखी। किस फाके से वो इसे बाबा के एहसास से दूर ले जाने की बात कर रहा था। इसलिए कम से निढाल दिल किया दहाड़े मार कर रोए। लेकिन अपने मामा की मैयत पर अपने भाई को बिलखता देख ही इसने कसद किया था वो दोबारा कभी नहीं रोएगी, अपने बाबा और भाई के लिए। लेकिन वक्त क्या क्या दिन दिखाता है। आज वो अपने बाबा की दायमी जुदाई पर रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, अपने अंदर का गुबार निकालना चाहती थी। लेकिन भाई के लिए इसने खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठा दिए थे और पहाड़ से गम के बोझ को सीने में दबाए घुट घुट कर सांस ले रही थी। मजबूर मत करें बीवी, वरना चिड़िया जितनी जो जान है आपकी, गाड़ी तो क्या घर तक उफ किए बगैर बाजू में उठाकर ले जा सकता हूँ, मजाहमत की मोहलत दिए बगैर। बाबा का घर नहीं छोड़ना। मचल रही अनाया को काबू करते मुमकिन नताइज से खबरदार करता आखिर में बारीक आवाज निकालकर इसकी नकल उतारता नाक चढ़ा गया। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जुबान से ही नहीं, नाजुक से जान से भी भरपूर मुजाहिमत करती ताबिश को हिलाकर रख दे रही थी। तस्वीर कर लें, करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नरमी से डील करना चाहता हूँ आपको। सो आप भी कोऑपरेट करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। वो इसे मुसलसल मुजाहिमत कर हाँ अबता देख मुल्तजी लहजे में बोला। दूसरे ही पल वो मुजाहिमत तर्क करके इसे कंधे से सर टिकाते गहरे गहरे सांस भरने लगी, यूं जैसे कितनी लंबी मुसाफत तय करके आई हो। ये आपका असल नहीं है लेडी बॉस, आप बहुत मजबूत हैं। अपने असल पर लौट आए। ये दब्बो लड़कियों वाले अंदाजो अतवार आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। ताबिश मुल्तजी लहजा अपनाता नामहसूस अंदाज में इसकी पश्च से नहाने लगा। वो हनूर इसके चौड़े शाने से सर टिकाए तनफ्फुस बहाल कर रही थी। इसे हकीकतन इस कड़े वक्त में जज्बाती सहारे की जरूरत थी और ताबिश नामहसूस अंदाज में इसका बहुत बड़ा सहारा गमगुसार बन गया था। शायद इसीलिए इस मालिक कायनात ने माँ बाप का दर्जा इतना बुलंदो बढ़ता रखा है। यही वो वाहिद हस्ती है जो हमसे भी पहले हमारी जरूरत बिन के समझ आते हैं। इब्राहिम साहब को भी तो पहले से अंदाजा था अपने बाद अपनी बेटी की सबसे बड़ी जरूरत का, तभी इन्होंने इसका मुस्तकिल इंतजाम करने के बाद ही सफरे लहद बांधा था। आप बहुत बहादुर हैं बीवी। अंकल को हमेशा से आप पर फख्र था। आपने हर सिचुएशन का डटकर सामना किया है, ख्वाह वो कितनी ही मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो। फिर अब क्यों हिम्मत हार रही हैं? अभी ही तो आपको साबित कदम रहना है, अफनान को संभालना है। इसे हौले से अपने सहारे लाकर बेड पर बिठाते हुए धीरे धीरे इसका हौसला बंधा रहा था। अफनान, इसने तड़प कर नजरें उठाईं। अपने मातम में वो अपने बाबू को तो बिल्कुल ही फरामोश कर गई थी। बाबा के बाद जब इसकी ये हालत थी तो इसके नरम को बाबू की क्या हालत होगी, जिसका उठना बैठना खाना पीना सब बाबा के साथ होता था। दोनों की जोड़ी टॉम एंड जेरी जैसी थी, ना साथ सुकून ना अलग चैन। ताबिश, बाबू, रिलैक्स। मम्मा और आरजू हैं अफनान के पास। आप पहले अपनी हालत दुरुस्त करें फिर इसके सामने जाइएगा, वरना इसने जो आपकी वजह से खुद को समेट रखा है बिखर जाएगा। इसे बेचैन होता देख ताबिश ने रसानियत से समझाया। ये आवाज कैसी है? बाहर से शोर की बुलंद आवाज पर अनाया ने तशवीश से खुद कलामी की। कुछ लोग मुंह की खाकर भी बाज नहीं आते। अनाया के लिए जग से पानी निकाल रहा ताबिश बाहर से समीना हुबो की तेज आवाज की गूंज पर तासुब से सर हिला गया। क्या हो रहा है बाहर? अनाया ने परेशान नजरों से ताबिश को देखा। आपको और अफनान को इस वक्त चेंज की सख्त जरूरत है। मम्मा और मैं चाहता हूँ कि अफनान हमारे साथ हमारे घर राहत हाउस रहे। हम लोगों के साथ वो जल्द एडजस्ट हो जाएगा और आप भी मुतमिन रहेंगी। अफनान भी आपकी मौजूदगी में बेहतर महसूस करेगा। बस इसी बात पर आपकी फुप्पो के एतराजात के तूफान का बम बारूद से सामना करके आ रहा हूँ, लेकिन लगता है इनका जंगी मूड अब तक ऑन है। ताबिश ने कंधे अचका है। फुप्पो? अनाया ने उलझकर ताबिश को देखा। माँ के इंतकाल के रात भी कोई मुरवतन दुनिया दिखावे के लिए इन दो बहन भाई के पास नहीं ठहरा था। फिर अब किसके खून ने जोश मार दिया?
अंकल की तायाजाद है शायद वो। ताबिश इसके हैरानी पर हैरत का इजहार किया। समीना फुप्पो? बेआवाज लबीले। समीना फुप्पो की मौजूदगी का सोचकर ये नाया अ, के तासुरात स्पॉट हुए। इन 2 दिनों में किन-किन लफ्ज़ों से फुप्पो ने इसके बाबा को अज़ियत से दो-चार नहीं किया था। फिर अब किस लिए ठहरी थी? ये सवालिया निशान बहुत बड़ा और बहुत गहरा था। अफनान साहब का जनाजा उठने के बाद इसे बेहोश हालत में रूम में शिफ्ट किया गया था और तब से इसने कमरे की दहलीज पार नहीं की थी। 2 दिन से होश में थी लेकिन हिम्मत नहीं बंधी इन जगहों पर नजर डालने की जहां बाबा की परछाई मोहब्बत से आवाज देती थी। इसीलिए वो इन सगे रिश्तेदारों की मोहब्बत से अनजान रह गई थी जो घर में इसी के थे, लेकिन खैरियत इसकी मालूम नहीं की गई थी। बीवी कहाँ? ताबिश की बात मुकम्मल होने तक वो दहलीज फलांग चुकी थी। जो तुम इखलास चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो। मैं आदम की निशानी हूँ, मुझे इंसान रहने दो। तुम्हारी कहकशाहों में मेरी कोई जगह कब थी। मैं एक उजड़ा जजीरा हूँ, मुझे वीरान रहने दो। जो होता है वही करना, न बदलो रस्म दुनिया की। वो तुम थे या कोई अपना, मुझे हैरान रहने दो। मेरा दिल यूं शकिस्ता है, कोई उजड़ा सा समंदर हो। मुझे वहशत है रौनक से, मुझे सुनसान रहने दो। कुछ तस्वीरें बहुत मुकम्मल होती हैं, कुछ यादें अमर होती हैं, कुछ लम्हे असासा हयात होते हैं, कुछ रिश्ते उम्र भर का हासिल होते हैं। वो रिश्ते जो दिल से जुड़े हों, जिसका हर लम्हा खलूस मोहब्बत में गुजरा हो, जिसकी हर याद दिल पर खुशनुमा तासीर छोड़ता हो और जिसकी हर तस्वीर तकलीफ के वो तकलीफ दे लम्हों में लबों पर नरम धीमी मुस्कुराहट डलाने की वजह बनती हो। मसलन आज़ाद वड़ाइश नहीं, बल्कि आस के हाथ में मौजूद ये हसीन और मुकम्मल तस्वीर, जिसमें एक खुशहाल पुरखलूस खानदान की मोहब्बत भरे लम्हे की खुशनुमा याद कैद थी, जिसके बदौलत खुद पर मुस्कुराहट को हराम करार दे चुके आज़ाद वड़ाइश के नाबे लबों पर मुस्कुराहट थी। देख लो जोनी, गुड़िया तुम्हारी गोद में होकर भी मेरी तरफ मुतवज्जे है। क्या फायदा इतनी तगोदों का। वो जुल्लू-रैन के कंधे से कंधा मारता चढ़ाने के अंदाज में सुनहरी आंखें नचाकर बोला। वो सब पिकनिक एंजॉय करने के बाद रवानगी से पहले यादगार तस्वीर लेने के लिए खड़े हुए थे। पहली तस्वीर में गुलाबी फ्रॉक में मलबूस डॉल सी गुड़िया साथ की गोद में थी। सो अमन पसंद असूल के मुताबिक अब गुड़िया जुल्लू-रैन के बाजुओं में थी। ज्यादा इतराओ नहीं, गुड़िया तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारे हाथ में मौजूद रिश्वत यानी लॉलीपॉप की तरफ मुतवज्जे है। वो गुड़िया को पूरा का पूरा अपने भाई की तरफ झुकता देख जलकर बोला। तुम्हारा दिल रखने के लिए मान लेता हूँ, वरना हकीकत तो तुम्हारा दिल भी खूब जानता है। वो बाज नहीं आया। एक दिन इस गुड़िया को तुमसे चुरा लूंगा हमेशा के लिए, फिर लॉलीपॉप खाते रह जाना। रिच होकर जुल्लू-रैन ने करामत धमकी दी, जिससे वाकई आजाद चिढ़ता था। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। वो फौरन बिगड़ा। जान तो तुम्हारी इस गुड़िया में है जिसे मैं चुरा लूंगा, फिर किस तरह मेरी जान लोगे। जुल्लू-रैन ने तपा देने वाली मुस्कुराहट से अपने यार को तपाया। आजाद वड़ाइच, बाहर आओ। वो माजी के खुशनुमा यादों के हसीन रेले में बहा जा रहा था जब चिंगाड़ती आवाज़ ठंडी हवाओं के झोंकों की आवाज का माजी के दरीचे पर हाल का भारी स्याह बदनुमा पर्दा डालकर फंसूं तोड़ा। तुमने ना सही वक्त में सब कुछ चुरा लिया मुझसे और मैं तही दामन रह गया। लब भींचकर खुद कलामी करते हुए इसने तस्वीर को वापस अपनी मखसूस जगह वार्डरोब के अंदर रखा और चेहरे पर हाथ फेरता जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। जब भी हाल माजी का संगम होता था वो जलते दिल को मजीद भड़काने के लिए सीने को धुएं से भर देता था और इन छोटे बादलों से बनी धुंधली तस्वीरों को तमस्कर भरी नजरों से देखकर अपनी अजियत दो चंद कर लेता। किस्मत ने क्या खूब खेल खेला था इसके साथ। जख्मी भी वो हुआ और जख्म देने का इल्जाम भी इसी के सर आया। सर, मैडम आ चुकी हैं, उन्हें गार्ड्स या गेट कीपर ने बिल्कुल नहीं रोका है, लेकिन वो बहुत गुस्से में और आपको आवाजें लगा रही हैं। दफातन बंद दरवाजे के इस पार से मार्टिन की परेशान आवाज गूंजी। तुम्हें सुकून नहीं है दबंग लेडी। सिगरेट का गहरा कश लेते हुए ड्रेस पैंट और शर्ट में ढीली टाई के नॉट के साथ इस भिपरी शेरनी से दो दो हाथ करने कमरे से निकल आया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जीना तय करते हुए इसने हाल कमरे में बिपरी शेरनी की तरह शिकार के अंदाज में इधर से उधर चक्कर काट रही जासूस को बावाज़े बुलंद मुखातिब किया। तुम्हें तो शुक्राने के नफाफिल अदा करने चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसी दिन अगर मुझे अपने अब्बा की इस हालत के जिम्मेदार का मालूम हो जाता तो यकीन करो आज यहाँ तुम्हारी कुल की तैयारी हो रही होती। इस तजाइया आवाज पर मुड़ते हुए इसने बड़ी काटदार अंदाज में जवाबी कार्रवाई की थी। मैं डर गया। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर इसने डरने के अंदाज में साइड धारते हुए शेर के मुंह
वाले शो पीस को पकड़ा। अनायना ने नागवारी से इसकी ओवर एक्टिंग देखी। डरना तो तुम्हें चाहिए जादवड़ाइच, निहायत गलत बंदी के साथ पंगा लिया है। मेरा अब्बा कहता है मैं उल्टी खोपड़ी हूँ, और आज इसका तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। तनफ्फुर से इसे जिताते हुए इससे सेंटर टेबल पर सजा कीमती क्रिस्टल का शोपीस उठाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा। इसे फेयर गेम कहते हैं। तुम मेरे घर मेहमान बनी, मैं तुम्हारे घर मेहमान बना, बिना बुलाया ही से ही। वो इसकी तकरीबकारी का जरा असर लिए बगैर सिगरेट का कश लेता इत्मीनान से इसकी तरफ बढ़ा। डूब मरो हाथ बढ़ाई तुम, इसे फेयर गेम कहते हो। इसके इत्मीनानो कॉल पर मुश्तइल होते हुए आपकी दूसरी खूबसूरत शोपीस की बारी आई थी। हाँ, वरना तुम्हें मालूम कैसे होता कि इस दुनिया में वाहिद तुम ही शातिर दानिशमंद नहीं। पहचान छुपाना और पहचानना हमें भी आ सकता है। इसका इत्मीनान हनूज बरकरार था, अलबत्ता लहजे अंगारे चबाते जिताता हुआ था। अब दोनों के बीच मुश्किल से 5-6 कदम का फासला था। तुमने मेरे बाप को बीच में क्यों घसीटा? इसने गुस्से से आपके साइड पर रखे बड़े से पीतल के वास को लात मारा, जो लुढ़कता हुआ आगे निकल गया। मेरी मर्जी? तुम्हारी मर्जी की तो। इसके बेनियाजी और अपने अब्बा की इस दिन की हालत याद कर कर अनायना बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई थी, और 5 कदम का फासला एक जुस्त में लेती वो इसका कॉलर जकड़ गई। इस इफ्तितार पर हैरत और बेयकीनी से साथ ही कौमी कभी लांबी उंगलियों में दबी आधी से ज्यादा सिगरेट, खत्म हुई सिगरेट झूठ कर फर्श पर गिरी थी। तुम अमीरों की यही मर्जी हम गरीबों की मैयतें उठा देती हैं। इसका गिरेबान जकड़े वो चीखी। हाथ हटाओ। इसकी चीख पर वो होश में आया। साथ चेहरे का अजली सर्द बरहम आंखों और आंखों का सफाको बेरहम तासुरात ने अहाता किया। तुमने अच्छा नहीं किया जादवड़ाइच, तुम्हें अब्बा तक रसाई नहीं हासिल करनी चाहिए थी। मर्दों की तरह मेरा हिसाब मुझसे बेबाक करते। वह इसके सर्द ठठरते लहजे का असर लिए बगैर भींची भींची आवाज में अपनी कहे जा रही थी। सुर्ख सर्द आंखों में कईयों की उस दिन की हालत जैसे फिल्म की तरह चल रही थी। अपने अब्बा को खोने का खौफ अब तक इसकी धड़कनें साकित कर रहा था। आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, कॉलर से हाथ हटाओ, वरना लड़की होने का लिहाज नहीं करूंगा। वो इसकी जुर्रत पर जबड़े भींचता भींची आवाज में बड़े जब्त से धाड़ा। इसकी जगह कोई और होता तो अपने इस जुर्रतमंदाना इक़दाम के लिए अब तक जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता। क्यों, गैरत जाग रही है? मर्दाना आना सर पीट रही है? वो बजाय गिरफ्त नरम करने के मजीद सख्त करती से जाया बोली। मैंने कहा हाथ हटाओ। इसकी आंखों से जैसे चिंगारियां फूटने लगी, लेकिन वो जैसे बहरी हो गई थी। अपने कॉलर पर हाथ देकर तेरी आंखें खून छलका रही हैं। फिर तो दाद दे मेरी कुव्वत ज़ब्त की। मेरे बाप को धमकाने के बाद भी तो मेरे सामने सिंगल पीस में खड़ा है, वरना मेरे ये हाथ जो आज तेरे कॉलर पे है ना, ये तेरे ताज़ा खून से रंगे होते। और तू यहाँ, आंखों से नीचे अपने कदमों की तरफ इशारा किया, यहाँ मेरे कदमों में तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता। वो लहू रंग आंखों में बसम कर देने वाली गीजो गजब लिए किसी भूखी शेरनी की तरह कुर्राई। अच्छा, इतनी हिम्मत वाली हो? कॉलर पर इसकी गिरफ्त को इग्नोर करता इससे जाया नजरों से शोला ज्वाला को देखा। हिम्मत की तो बात मत कर, क्योंकि मेरी हिम्मत के मुजाहिरे देखने के लिए जिसकी चीज की जरूरत होती है वो तेरे पास नहीं है। उसे जिगर कहते हैं। वो कॉलर को झटके से छोड़ती तमस्कुर से बोली। तुम चैलेंज कर रही हो मुझे? वो जैसे पल में अपना जब्त खोने लगा, छिटांग भर की लड़की और कॉन्फिडेंट किसी फाते आलम जैसा। तुझे कौन चैलेंज करेगा? चैलेंज तो इसी किया जाता है जो बराबरी का हो। वो तंजिया बोली, अजहात के रगे तनी खुद पर जब्त लाजिम को लागू करते हुए। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर घुसकर मेरे मफलूज बाप को डराया धमकाया। तेरी हिम्मत और तेरी जुर्रत का तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई 21 तोपों की सुनामी तेरी कम हिम्मती को जानता था तो एक माजूर इंसान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी दर्जे इनफ। वो जब्त का बंधन तोड़कर झटके से इसकी कलाई मरोड़ के पश्च से लगा चुका था। समझती क्या हो तुम खुद को? भोली शक्ल और शातिर दिमाग की वजह से 4 केस के अच्छे से हल कर लिए, खुद को बड़ी तोप चीज समझ रही हो? वो इसके कान के पास फनकारा। हाथ छोड़ो वरना कत्ल कर दूंगी, किसी गलत फहमी में मत रहना। वो भरपूर मुजाहिमत करती चीखी। खुद को आजाद कर लो, फिर कत्ल तो होता रहेगा। वो जैसे इसकी हालत से हंस उठा रहा था, अलबत्ता आंखें बस खून टपकाने को थीं। कातिल का कत्ल करना मैं अपनी सलाहियत की तौहीन समझती हूँ। इसने पल में अंदाज बदला और आजाद के साथ करीब ढीली पड़ी। वैसे तुम्हें नहीं लगता कत्ल का अंदाज बहुत बदल दिया है तुमने? वो इसे गैज़ो गज़ब सुर्ख मुठ्ठियों भेजकर खुद पर जब्त करता देख इससे जाया पूछने लगी। जितना वो तड़पी थी इतना इसे तड़पाना तो इसका हक था। बिल्कुल,
काफी बदल लिया है। अब मैं हाथ से नहीं हरकत से जान ले लेता हूँ। तुम्हारे माजूर और मजबूर बाप की जो उस दिन थोड़ी बहुत छोड़ दी थी वो लेकर बताऊं? वो भी आजाद वड़ाइच था। खुद पर काबू पाने और आग के जवाब में बारूद मारने में कमाल हासिल था इसे। जुर्रत मत करना। इसके तजाया तासुरात पल में फतरा है। क्यों? इस दबंग लेडी में जनाजा देखने की हिम्मत नहीं? वापस सिगरेट लबों में दबाते हुए लाइटर का शोला इसके करीब लाता तमस्कर से आईब्रो उठाया। मुझे मजबूर मत करो आजाद वड़ाइच, कभी बदला लेने के बारे में सोचा नहीं। अगर सोच लिया ना, यकीन मानो पूरे वड़ाइच खानदान में कोई जनाजा पड़ने वाला नहीं होगा। वो फूंक मारकर शोला बुझाती शरर बार आंखें इसकी खून शाम आंखों में गाड़ कर संजीदगी से बोली। इसकी सर्द आंखों में अपनी तरह बहुत कीमती एहसास होने की अजियत और दर्द को हलकोरे लेता देख आजाद लब भेजकर एक कदम पीछे हुआ और वो मुड़कर राह में आई। हर चीज को ठोकर मारती आंधी तूफान बनी सल्तनत वहशत की हदूद फलांग गई थी। मैं चाहता हूं तुम इंतकाम लो और वाकई कोई जनाजा पड़ने वाला ना बचे। गहरा कश लेते हुए इसने खुद कलामी की। अच्छा हुआ अफनान तुम आ गए। सरमद हमें लेने के लिए यहाँ आ रहा है। ऐसा करो जल्दी से अपना जरूरी सामान पैक कर लो। तुम हमारे साथ आ रहे हो क्योंकि तुम्हारी आपा ससुराल जा रही हैं। दहलीज पर बुत बने खड़े अफनान को समीना बेगम ने हुक्मी अंदाज में मुखातिब नहीं किया था बल्कि इसके समात पर बम फोड़ा था। आपके साथ? अफनान की फंसी फंसी आवाज सरगोशी में बरामद हुई। आज तक वो अपने आपा और बाबा से कभी दूर कहाँ रहा था जो दिल ना बैठता इस रूह फरसा खबर सुनकर। हाँ, हमारे साथ नहीं तो क्या बहन के ससुराल जाकर बैठोगे? तो हमारा बहनोई तो यही चाहता है कि तुम बेगैरतों की तरह इसके दर। फूफो, सोच समझ कर बोला करें। मेरा भाई कोई गिरा पड़ा नहीं है जो आप इस कदर बेहुदा लफ्जों का इस्तेमाल कर रही हैं। समीना बेगम के हित्तक का मेज लबो लहजे पर कमरे से बाहर कदम रख रही अनाया के कमजोर वजूद में जाने कहाँ से इतनी तवानाई आ गई थी जो वो ना सिर्फ दहाड़ कर इनके बकिया अल्फाज हजफ कर गई थी बल्कि बर्क रफ्तारी से हरासा खड़े अफनान तक पहुंचकर इसे अपने कमजोर हसार में लेती इसके आगे मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। आपा? अफनान ने तड़प कर भीगी बेयकीन नजरें उठाई जैसे इसकी मौजूदगी और कड़कती धूप में इस गैर मुतवक्के ठंडी छांव का यकीन सराब हो। आपा है ना बाबू, फिर ये आंसू क्यों? इसने नरमी से अफनान की डुबडुबाई आंखों को झलकने से पहले पूरा में समेट लिया। आपा? ममता के लम्स पर वो फौरन मेले में बिछड़े बच्चे की तरह इससे लिपट गया था। मैं अपने लफ्जों को दोहराकर इसकी संजीदगी को जायल करने की कायल नहीं, इसलिए पहली और आखिरी दफा कह रही हूँ, गौर से सुनिए और हाफजे में कुल वक्ती तौर पर महफूज कर लीजिए। वो सर्द भरम तासुरात के साथ हमरा खुद को अपने पैरों पर इसी अजली खुदएतमादी के साथ खड़ा देख फटी आंखों में बेखौफो बेयकीनी देख रही थी और दोनों माँ बेटी की तरफ मुतवज्जे हुई जिन्होंने शायद इसकी खुद फरामोशी का आलम देखकर इस पर दिल ही दिल में फातिहा पढ़ ली थी। लेडी बॉस इज बैक। दरवाजे से टेक लगाते हुए ताबिश ने शेरनी की शिकार के अंदाज को एंजॉय करते हुए दिल ही दिल में नारा बुलंद किया। यतीम सिर्फ अनाया इब्राहिम हुई है, अफनान इब्राहिम नहीं। और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मेरे भाई को कोई यतीम समझने की गलती ना करे। मेरे जीते जी मेरे भाई को ना किसी की सलाह दरकार है और ना ही किसी का फैसला, और ना वो किसी के फैसले पर सर तस्लीम खम करने की मजबूरी है उसकी। आप लोग हमारे गम में शरीक हुए, बहुत मेहरबानी। अब आपको अपने घर की सोचनी चाहिए। अफनान को हसार में लिए वो खुद लरसते वजूद के साथ अपने मखसूस दो टोक अंदाज में दोनों माँ बेटी को गहरी नींद से तेजाब छिड़क कर बेदार कर चुकी थी। लेकिन ये तुम्हारे ससुराल, ये मेरा सरदर्द है, आप लोगों का नहीं। समीना बेगम की मिनमिनाहट के जवाब में वो बात काट कर धाड़ी। जियो मेरी शेरनी। ताबिश को तो सही मायनों में मजा आ गया था। यूं रोती बसूरती लेडी बॉस से कुछ खास नहीं भाई थी। न जाने वो कौन से मर्द होते हैं जिन्हें भीगी आंखों वाली औरतें अपील करती हैं। ताबिश ने मुंह बनाया। मेरा भाई ना बेसाहिबा है ना बे आसरा, सो फजूल में आप लोग इसका बाप बनने की कोशिश ना करें क्योंकि इसके माँ बाप दोनों का किरदार खुश असलूबी से निभाने के लिए यहाँ मैं खड़ी हूँ। इसने नरमी से अफनान के सर का बोसा लिया। चौंका, आज शाम हम सब जा रहे हैं तो आप लोगों के यहाँ ठहरने का कोई जवाब नहीं बनता, सो आप लोग भी टिकट वगैरह करवा लें। इसने लम्हों में मुश्किल फैसला न सिर्फ लिया था बल्कि ऐलान भी कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो डर गई थी, कतई नहीं। अनाया इब्राहिम ने डरना बहुत पहले छोड़ दिया था। वो नफरत कर रही थी इन मतलब परस्त, मौका परस्त और मफाद परस्त लोगों के साथ एक फिजा में सांस लेने का सोचकर, और किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इनका वजूद अपने घर में। समीना पिपो की मौजूदगी ने यह तो वाज़ेह कर दिया था कि अगर वो अपने भाई के साथ यहाँ मुकीम रही तो कोई शक ही नहीं इसका घर आए दिन इन नामनहाद रिश्तेदारों का होटल बना रहेगा।
आरजू, क्या तुम शेरीन के साथ मिलकर अफनान की पैकिंग में मदद कर दोगी जब तक मैं अपना कुछ सामान रख लेती हूँ? दोनों माँ बेटी को बुत बना छोड़ वो आरजू की तरफ मुड़ी। जी क्यों नहीं, आओ। अपनी भाभी के दबंग अंदाज से बेतहाशा इम्प्रेस आरजू फिलफौर बिना पसोपेश राजी हुई। आपा है तुम्हारी, दोबारा इन आंखों में आंसू ना देखूं, वरना अपनी आपा को तो जानते हो, जो इसे पसंद ना हो इसके लिए वो सजा भी देती है। इसने खुद से लगे अफनान के आंसू साफ करते हुए इसकी पेशानी पर लब रखकर जरा सख्त अंदाज में वार्न किया। लव यू आपा। अफनान ने इसके पेशानी पर लब रखा। लव यू टू। अब जाओ जल्दी से। वो इसके बाल बिगाड़ती हुई पूरे एक हफ्ते बाद मुस्कुराई। अफनान सर हिलाता आरजू के साथ चला गया। मैंने कौन सा शहद का छत्ता मुंह में रखकर गुजारिश की थी जो छत्ते से बरामद हुई मक्खियों की ने आपको काट लिया और आप मुझे काट खाने के दर पर हो गई थी। दरवाजे के करीब आते ही ताबिश फजूल मिसाल के साथ छिकवा कर गया। मैं फैसला खुद लेने की कायल हूँ, ताकि कभी पछताना पड़े तो इस बात का कलक ना हो कि काश मैंने चुना होता। वो इसकी शरीर आंखों में आंखें गाड़े लेडी बॉस वाले ठहराव से गोया हुई। यकीन है ये नौबत नहीं आएगी। ताबिश यकीन से कहते एक नरम नजर इस पर डालकर हट गया। असर की अजान के साथ यारों के इस आशियाने पर आखिरी मुतवरम नजर डालकर वो बाबा का राजा बेटा अपने भाई की उंगली थामे मजबूत कदम उठाती वहां से रवाना हो गई थी, अपने लिए, अपने भाई के लिए। राहत हाउस में इनका बहुत आबदीदा माहौल में इस्तकबाल हुआ था। गुज़श्ता एक हफ्ते से जिंदगी से रूठ कर बिस्तर से लगे राहत साहब इनकी आमद का सुनकर न सिर्फ कमरे से बाहर आ गए थे, बल्कि बाहर सदर दरवाजे पर इनके मुंतजिर थे। और जैसे ही इनके यार की दोनों निशानी इनकी निगाहों के सामने आई, इन्होंने बढ़कर दोनों को खुद में भींच लिया। फिर कितनी देर तक वो बहती आंखों से इन दोनों को सीने से लगाए अपने यार की खुशबू महसूस करते रहे। मैं तुम लोगों का बाबा नहीं, लेकिन इससे कम भी नहीं हूँ। कभी खुद को अकेला मत समझना, कभी मुझे इससे कम भी नहीं पाओगे। वो तो बेवफाई करके मुंह मोड़ गया, लेकिन अब तुम लोग इसकी निशानी, इसकी इमानत हो मेरे पास। इन्होंने दोनों को नरमी से खुद से जुदा करके नमनाक लहजे में कहते हुए दोनों की पेशानी का बोसा लिया। बाबा बस कर दें यार, सावन मूनसून का मिलाप रहा था उसना बह जाए। ताबिश ने आखिर इस इमोशनल सीन से तंग आकर मुदाखलत कर ही डाली। और तुम खबरदार, जो मेरी बच्ची को तुमने जरा सा भी तंग किया। राहत साहब ने फौरन हल्के फुल्के अंदाज में ताबिश को सरजनिश की। पापा। ताबिश का सदमे से मुंह खुला। सिवाय अनाया के बाकी सबने मुस्कुराहट जब्त की। इतनी फर्मा बरदारी, सादतमंदी, शराफत के बाद भी धमकियां मिल रही हैं ना लेडी बॉस, तो लिख लें, अब तो मेरा बाप भी मेरी गारंटी नहीं लेने वाला। एक खफा खफा नजर राहत साहब पर डालकर इसने अनाया को मुखातिब किया और मुंह बुलाता वापसी के लिए मुड़ा, जब अनाया को नहाल होती नजरों से देख रहे यारू पर पड़ी। एक तो इस नजरबाज ने अलग मुहिम शुरू की हुई है। ताबिश देर लब बड़बड़ाया, फिर मुड़कर लेडी बॉस को देखा जो इसकी धमकी का असर लिए बगैर याकूत की तरफ मुतवज्जे थी। तू चल बगैर था, अपनी भाभी को घूरते शर्म नहीं आती? इसने लपक कर यारू को उठाया। यारू इस सोगवार हसीना पर जमी हमदर्द नजरों में खलर पर तड़प उठा। मैं ताबी और वो तेरी भाभी। ताबिश दांत पीस कर जताता इसकी चोंच दबाकर वहां से निकल गया। यारू बेचारा जो गम बांटने का इरादा रखता ताबिश की बेहिसी पर फड़फड़ा कर रह गया। उसे मालूम ही कब है कि उसकी अजतराबी से बहुत बेचैन रहता हूँ, अधूरे ख्वाब बुनता हूँ। वो बालकनी के ग्लास डोर से पश टिकाए बज़ाहिर हाथ में मौजूद फोन की तरफ मुतवज्जे नजर आ रहा था, लेकिन उसकी उलझी मुतफक्किर नजरें वार्डरोब के पास गायब दिमागी से कपड़े उलट पुलट रही अनाया पर मरकूज थीं, जिसकी गायब दिमागी वो इन दिनों एक कमरे में रहते हुए कुछ ज्यादा ही नोटिस करने लगा था। अक्सर जिस जगह बैठ जाती, घंटों वहीं बैठी रह जाती। अगर किसी जानिब गैर इरादी निगाहें उठ गईं तो फिर कई साथ किसी गैर मरी नुक्ते पर बेतासु नजरें जमी रह जाती, जबकि चेहरा बिल्कुल साफ स्पॉट होता, ना उलझे ख्यालों का मगजमा, ना हासिल नतीजा की मुतफक्किर लकीर। इन चंद दिनों की गौर फिक्र के बाद ताबिश ने यही नतीजा अखज़ किया था कि बज़ाहिर वो इस दिल सोच सानिया के बाद की खुद फरामोशी की कैफियत से निकल आई है, लेकिन इसकी रूह पर अब भी भारी सकवत का राज है, जिसका अंदाजा इसके मुजम्मिल मलूल चेहरा, बेतासुर आंखें और बेतवज्जी और गायब दिमागी से आसानी से लगाया जा सकता था। क्या हुआ है? कब से ताबिश की खामोशी बड़ी खामोशी से नोट कर रहा यारू इसकी कलाई पर बैठकर तशवीश से सवाल के बगैर न रह सका। कैसे बयान करूं अपनी नाफहम कैफियत? तू तो जानता है ना यार, मुझे सकूवत के नाम से चिढ़ है।
खामोशी से कोफ्त होती है मुझे। मैं शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, रंगो रौनक, हंसी शरारत, मुस्कुराहट, जिंदगी से भरपूर कहकों की गूंज का आदी हूँ। मेरा कुलिया हयात खुदा की अता की गई इस अजीम नेमत जिंदगी को जी भरकर भरपूर तरीके से जीना है, जैसे तैसे घसीटते हुए गुजारना नहीं। बाब हयात के हर सफ़े को सुनहरे खुशनुमा हरफों से सजाना मेरा पसंदीदा मशगला है। मैं अपने इर्द गिर्द भी ऐसा ही माहौल और लोग पसंद करता हूँ, लेकिन अब मेरे कमरे का मकीन एक ऐसा वजूद है जिसे देखकर यूं महसूस होता है जैसे इसकी नस नस में गहरी खामोशी का बसेरा हो। सकूवत ने इसके पूरे वजूद पर एक दबीस परत चढ़ा दी हो। आंखों में हज़्नो मलाल का बेहिस जहान आबाद हो। बंजर लब मुस्कुराने की ख्वाहिश के बावजूद जंबिश की सादत से महरूम हो। समात बेहिस हो गई हो। बसीरत को कोई मंजर ना भा रहा हो। दिल और जहन पर सनाटों का राज हो। जैसे इन्हें अब इसकी इस जिंदगी से कोई सरोकार ही ना हो। वो बेआसरा, बेसरो सामान, बिना सिमत का तयन किए सफर करना चाह रही हूँ। ताबी, मैं पूछा क्या हुआ है? इसे हनूस खोया देख अब के यारू ने कलाई पर जोर से चूंच मारकर दरियाफ्त किया। कुछ नहीं मेरे यार, तू बता, तूने अमरूद खाया? आज स्पेशल लेकर आया था मैं तेरे लिए। ताबी सर झटक कर अपनी कलाई से चूंच रगड़ रहे यारू की तरफ मुतवज्जे हुआ। मी खाया, अच्छी थी, थैंक यू। यारू उड़कर ताबिश के कंधे पर बैठता इसे गाल से चेहरा मिस करते हुए मशकूर हुआ। वाह, बड़े अखलाकियात निभाए जा रहे हैं भाई। खैर है। वो जानकर ऊंची आवाज में बोलता अंदर आ गया था। इनाया इसकी बुलंद आवाज पर चौंक कर जमूत से हरकत में आई और बेवजह खुले वार्डरोब को बंद करके बेड पर बैठ गई। मी अच्छा है। यारू साहब अपने मुंह मियां मिट्टू की अमली तफसीर बने। हाँ, मुझ में तो जैसे दुनिया भर की बुराइयां कूट कूट कर भरी है ना, जो तू अपनी अच्छाई की तशहीर मेरे कंधे पर विराजमान होकर आलम इस्तिराद में डंके की चोट पर कर रहा है। वो बुलंद आवाज में यारू से खिताब करता बिल्कुल अनाया के करीब आकर बैठ गया। अनाया नामहसूस अंदाज में जरा सा खिसक कर दूर हुई। राहत फैमिली की खलूस और तवज्जो ने इसकी तबीयत पर काफी मुस्बत असरात मुरतब किए थे, लेकिन गम इतना बड़ा था कि वो बावजूद कोशिश कर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इस असना में यारू साहब की कैफियत बयान करना नहायत मुश्किल अमर था। मोहतरम इस हसीना नाज़नीना को चंद हाथ की दूरी पर देख जैसे mesmerize हो गए थे, और कब ताबिश के कंधे से सिरक कर नीचे आए ताबिश को खबर तक ना हुई। होश तो तब आया जब शर्मो हया की पोटली की मीठी नोकीली शर्माई लज्जाई नई लवीली दुल्हन की तरह हया की अमेजिश से लड़ती आवाज समाज से टकराई और ताबिश के अंदर काश शक्की जलस ताबिश अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ। हाय अयाना, मी यारू है। परों में चूंच डालकर शर्मो हया से दोबर होते असरे नौ अपना तारुफ दे रहे यारू साहब इस वक्त बिल्कुल कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की दुपट्टा चबाती शर्मीली हीरोइन ही लग रहे थे। अपनी हथेली की आड़ी तिरछी लकीरों में गुम अनाया किसी कदर चौंक कर इस नोकीली आवाज की सिमत मुतवज्जे हुई और अपने पहलू में यारू को सुर्ख चोंच से परख जाते हुए शर्माता देख इसके लब बेसाख्ता अंदाज में मुस्कुराए। ओए बेहया अयाना क्या होता है? अनाया नाम है इनका, और भाभी है तेरी, इज्जत एहतराम से भाभी कहकर मुखातिब कर। ये क्या आदत से मजबूर थड़क जा रहा है? ताबिश ने फिर फौर दांत पीस कर इस शर्मो हया की पोटली को परे करना चाहा। अयाना बचाओ। यारू इसका इरादा भांप कर तुरंत अनाया के साथ लगा। अरे क्या कर रहे हैं ताबिश? इस छोटे से परिंदे की लगावट पर अनाया ने फौरन अपने हाथ यारू के गिर्द रखकर ताबिश को अपने इरादों से बाज रखा। आप बीच में नहीं बोले बीवी, आप इस ठरकी को नहीं जानती। खुद की ना होने वाली बेगम तो इसे घास नहीं डाल रही, मेरी बेगम के पहलू में बना तलाश कर रहा है जलील। ताबिश हैरान अनाया को टोकता यारू को घूर कर फितरी जलन के एहसास में मगलूब लाल पीला होता हुआ बोला। इस मुंह बोले हमदर्द को यहाँ तक लाकर वो सही पछता रहा था। किस बगैरती से इसके गमगुसार की अदाकारी करते हुए अंदर घुसकर इसकी नई नवेली बीवी और बेशर्मों की तरह काबिज हो गया था। ताबिश ने आंखें सुकेड़ कर 200 ग्राम के फितने को नजरों से गायब करना चाहा। दूसरी तरफ मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहे यारू साहब बरहम यार की तंदो तेज लहजे और बेरहम सफाक इरादों पर अपनी तमाम तर उम्मीदों का दिया मशल ट्यूबलाइट जनरेटर बल्कि पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर इस सोगवार सुबर हसीने से वाबस्ता किए दुनिया के कोई अखीर मजलूम मस्कीन बने दुबके पड़े थे, जो बकौल यारू के तरहम भरी निगाहों में मोहब्बत पन्हा के इसे अपनी हसीन आंखों से देखकर मोतबर कर रही थी। अब शराफत से दफा हो जा, नजर ना आना यहाँ पे अब। शाबाश। ताबिश ने इसे कमजोर हिफाजत गाह से निकालना चाहा। अयाना, मी यारू बचाओ। यारू सहम कर अनाया की मुट्ठी में समाने की नाकाम सी कोशिश करने लगा।
क्या कर रहे हैं? इस छोटे मासूम परिंदे से तक बैर है आपको। अनाया झट यारू को दोनों हाथों के प्याले में भरकर ताबिश को मुतआसिफ निगाहों से देखा। ये कोई छोटा परिंदा नहीं है और मासूम तो बिल्कुल नहीं। आप इसकी तरफदार नहीं बने। ताबिश वापस यारू की तरफ लपका, लेकिन अनाया यारू को हाथों में उठाए खड़ी हो चुकी थी। ताबी, यारो मासूम है। यारू ने आंखें पटपटाई, जिस पर अनाया बेसाख्ता मुस्कुराई, क्योंकि इसकी आंखों की मकारी तो सिर्फ ताबिश की नजरें ही देख सकती थीं। शर्म नहीं आती ना जरा भी? तुझे तेरी ना होने वाली गर्लफ्रेंड, मंगेतर बीवी जो भी है, दिलदारू साहिबा, इन्हें निहायत इज्जत और एहतराम की नजर से देखता हूँ। मजाल है आज तक मैंने कभी ने जरा टच किया हो, और एक तू बगैरत है मेरी बीवी की गोद में चढ़ा घुन्ना मीसा बना घूम रहा है। ताबिश ने बड़ी कटेली नजरों से यारू को गैरत दिलाई। ताबिश? अनाया ने सदमे से अपने अनोखे सरताज को देखा, जो एक मामूली सी तोते से न सिर्फ जेलस हो रहा था, बल्कि बाकायदा दो दो हाथ पर उतर आया था। क्या ताबिश, यार आप इसे नहीं जानती। अजीम ठरकी है, तभी इसकी दिलदारू से घास नहीं डालती। वो ये घास खाता नहीं, लेकिन दिलदारू डाले तो ये तीनों टाइम खाएगा। लेकिन इसकी किस्मत कहाँ। ताबिश ने यारू की सही इज्जत की और यारू का शर्म से सर झुक गया था। कोई और वक्त होता तो लाजमी कड़कड़ाया जवाब देकर इस दोस्त नामी दुश्मन की सही खबर लेता, लेकिन इस वक्त इसका भरम एक हसीन और जमील मंद भाई हस्ती के सामने टूटा था। सही कहता है सारा जहान, हर एक दोस्त कमीना होता है। अगर दिलदारू से मुंह नहीं लगाती थी तो इसमें इसकी गलती कहाँ थी? वो तो मुखलिस था ना उसके साथ। और अब अपनी हुस्न परस्त फितरत से मजबूर होकर एक हसीन चेहरा इसे भाग गया था और इसके दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रहा था, तो इसमें आखिर ऐसी कौन सी अखलाकी बुराई नजर आ गई थी जो जिगरी यार खूनी रकीब बन गया था। यारों ने दुखी शिकवा करा नजरें खूनख्वार नजरों से खुद को घूर रहे ताबिश पर डाली। अयाना, मैं जाऊं? यारू को लगा कि तगड़ी बेइज्जती के बाद बची कुछ ही इज्जत को परों में समेटकर मौका वारदात से रवानगी लेना ही दानिशमंदी है। फिर आया ना, बगैरता भाभी है तेरी। ताबिश ने चबा कर खशमगीन अंदाज में आंखें निकाली। ताबिश, बस भी कर जाएं। अनाया ने चिढ़कर तंबीही नजरों से ताबिश को देखा। रात बहुत हो गई है, आप कल फिर आइएगा मिस्टर यारू। ताबिश से नजर हटाकर इसने नरमी से यारू को आजाद किया, तो वो उड़कर इसके कंधे पर विराजमान हो गया। अयाना, तुम अच्छी है, खूबसूरत है। ताबिश का दिल जलाते हुए यारू ने बड़ी बेतकल्लुफी से जरा शर्मा कर अनाया के नरम गाल से चेहरा मिस किया। तेरी तुम गंदा है, मैं बात नहीं करता। आंखें नचाकर नाराजगी का इजहार करते हुए यारू तेजी से बालकनी की तरफ निकल गया। आप कहाँ? 2 मिनट। बिना मुड़े उंगली से दो का इशारा करते वो तेजी से बालकनी में यारू की तरफ बढ़ा, जहां यारू स्टैंड पर रूठा रूठा थोड़ा शर्मिंदा बैठा दरीदा नजरों से स्टैंड के दूसरे सिरे पर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही दिलदारू को देख रहा था। यही बेहिस संगदिल महबूबा थी जो इसे हर जगह जलीलो ख्वार करवा रही थी। वाह यारू, क्या कहने तेरे। मेरी वाली को आगे फाड़ कर देखते और अपनी वाली को 7 पर्दों से नजरें चुरा कर देख, ये खुला तजाद नहीं। ताबिश ने ट्राउजर की जेब में हाथ डालते हुए इसे चिढ़ाया। मैं बात नहीं कर रहा। यारू तंस नजर अंदाज करता रुख मोड़ गया। मोहतरम को यही खुशफहमी लाहक थी कि ताबिश माफी तलाफी के मकसद से आया है। मैं करने भी नहीं आया, मेरी बला से सारी जिंदगी ना कर। ताबिश ने बेमुरवती का मुजाहरा किया। यारू हूँ करता परों में चेहरा डालकर सोने लगा। ये थैंक यू चॉकलेट है। ताबिश ने चॉकलेट स्टैंड पर रखा, लेकिन यारू साहब हनूज ला ताल्लुक बने रहे। मैं मुनहरिफ नहीं कि तूने चंद सानिया कबल जलालत का मुजाहरा रज के किया, जिसके लिए तुझे चॉकलेट नहीं फैंटी लगनी चाहिए तेरी, लेकिन तेरी वजह से इनके लबों पर मुस्कुराहट आई। ये तेरा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन्हें खुश रखना मेरा फर्ज है, मेरा वादा है, मेरा ओहद है। सो अगेन थैंक्स, चॉकलेट खा लेना। इसने हौले से इसकी पश सहलाई। यारू हनूज नाराजगी के इजहार में जुता था। बाकी तेरी नाराजगी से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं हक बजानिब हूँ। नहीं, बता जरा, क्या पूरी दुनिया में मेरी ही बीवी मिली तुझे फ्लर्ट करने के लिए? आखिर तक ताबिश ने बेइल्तिफाई की हद कर दी। यारू ने खफा नजरें उठाई। अच्छा, मुंह ना बना, अपनी हरकतें सुधार। माफी नहीं मांग रहा, बट आई लव यू। ताबिश की चोंच को छूता दायां आंख दबाकर निकल गया। यारू न जाने मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ाया। फिर आप इन्हें डांट कर आ रहे हैं? आप समझ से परे हैं मिस्टर ताबिश। एक मामूली परिंदे से कौन खाइफ होता है भला?
वापस बेड पर आकर बैठा अनाया के अनाया ने तासुफ का इजहार किया। जो समझ आ जाए वो ताबिश नहीं, वो तफाकुर से कहता धब से बेड पर गिरकर कुशन पर कोहनी टिकाता इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वैसे बीवी, जब्बार साहब का फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है। कंपनी में आपकी गैर मौजूदगी से बदनज़मी बढ़ गई है। कई प्रोजेक्ट आपकी अदम मौजूदगी की वजह से पेंडिंग पर हैं। क्लाइंट से मीटिंग की डेट्स पोस्टपोन होती जा रही हैं। आप इसी तरह गैर हाजिर रहीं तो कंपनी की साख खराब होने का खदशा है। आप कब से ज्वाइन कर रही हैं वो जानना चाह रहे हैं। चौंका आपका फ़ोन बंद है तो वो मुझसे ही राब्ता कर रहे हैं। क्या ख्याल है कल से अफनान लोगों के साथ आप भी? ताबिश इसके चेहरे के उतार चढ़ाव के बगौर जायजा लेते हुआ मजीद बोल रहा था कि वो कता कलाम कर गई। गुड नाइट। जवाबन वो मुखालिफ सेम करवट लेकर दराज हुई। लब भींचे लेकिन आंखों के गोशे भीग गए। वो अपना भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। वो अच्छी तरह वाकिफ थी वो वहां जाकर खुद को मजबूत नहीं रख पाएगी। वहां मौजूद एक एक चीज से जुड़ी बाबा की खुशगवार यादें इसे हरासा किए रखेंगी। इसीलिए वो हर उस चीज और उस जगह से इज्तनाब कर रही थी जहां बाबा की यादों का मेला हो। फिर कंपनी की तो संग बुनियाद ही बाबा ने रखी थी। जो प्रोजेक्ट अंकल का ख्वाब था, जिसे हासिल करने के लिए आप हर साल अपना आप वक्फ कर देती हैं, अगर मजीद चंद दिन आप इस तरफ से गाफिल रहीं तो अफसोस के साथ खदशा नहीं, यकीन है कंपनी वो प्रोजेक्ट और अपना मुकाबिल दोनों खो देगा। और ये तो आपको याद ही होगा, इस कंपनी की एक एक कींट अंकल ने अपने खून पसीना एक करके रखा था, जो आपकी बेतवजगी से ज़रबों से बिखर सकता है। गुड नाइट। वो इसकी दुखती रग को छूकर अपनी जगह दराज होता मुस्तरी बनाया के लिए ढेरों सोचों के दर खोल गया। कल से अफनान, आरजू, राहत साहब तकरीबन सब अपनी रूटीन पर वापसी आ रहे थे। यूं भी जिंदगी किसी के चले जाने से थोड़ा रुकती है, ख्वाह जाने वाला कितना ही अजीज क्यों ना हो। और वो चाहता था कि अनाया भी साबका मसरूफियत में खुद को गुम करे, ताकि जमूत का शिकार जहनों दिल से मसरूफियत से बढ़कर नई जहद की तरफ रवा दवा हो।